हेलो गाइस, वेलकम टू आईटेक वर्ल्ड। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग की पहली यूनिट। तो हम आज एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका सब्जेक्ट कोड है BOE 304 404 304H एंड 404H। ठीक, तो ये जो पहली यूनिट है पूरी इसमें थ्योरी है। तो शुरू करते हैं पहली यूनिट से। सबसे पहले क्या आता है टॉपिक, हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है एनर्जी की। एनर्जी क्या होती है, क्योंकि हम एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। तो एनर्जी क्या है, किसी भी काम को करने के लिए जो हमें कैपेसिटी चाहिए या फिर जो पावर चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, सो द कैपेसिटी और द पावर टू डू वर्क सच एज द कैपेसिटी टू मूव एन ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए जो कैपेसिटी या जो पावर चाहिए होती है उसको हम एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, सो एनर्जी कैन एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म सच एज, आप लोग को पता होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, केमिकल, ऐसे बहुत सारी एनर्जी होती हैं। और ये जो एनर्जी होती है इसको हम खत्म नहीं कर सकते, इसको सिर्फ हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक, तो ये होता है एनर्जी। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा आता है यूनिट्स एंड स्केल्स ऑफ एनर्जी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो एनर्जी है वो किस यूनिट में मेजर करी जाती है। तो सबसे पहले यूनिट आती है जूल की। जूल जो होती है वो एनर्जी की एक यूनिट होती है। कौन सी यूनिट होती है, वो एक एमकेएस यूनिट होती है, जो कि क्या होती है, 1 जूल इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग थ्रू 1 मीटर। मतलब 1 जूल एक ऐसा फोर्स के इक्वल होता है, किस फोर्स के इक्वल होता है, 1 न्यूटन फोर्स के इक्वल होता है, जो कि 1 मीटर के डिस्टेंस पे लगता है। ठीक है, उसी तरह से आती है दूसरी यूनिट जो कि होती है वॉट। तो वॉट क्या होती है, वॉट होती है एक ऐसी पावर जो कि किसके इक्वल होती है, जो कि 1 जूल के इक्वल होती है, जो कि किस पे एक्ट करती है, पर सेकंड पे। पर सेकंड का मतलब है कि जो कि 1 सेकंड पे एक्ट करती है उसको हम 1 वॉट बोलते हैं। ठीक है, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला तुम लोगों को पता होगा कि VI होता है ना। V यहाँ पर वोल्टेज है और I करंट है, तो उसी से मेरी वॉट की एक और डेफिनेशन बनती है जो कि है कि 1 वॉट इज द पावर फ्रॉम अ करंट। क्योंकि यहाँ पर I है तो करंट ऑफ 1 एम्पियर, मतलब 1 एम्पियर के करंट पे ये पावर होगी। और किस पे फ्लो करेगी, 1 वोल्ट जब मेरा वोल्टेज होगा तब ये पावर फ्लो करेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है मेरा किलोवाट। किलोवाट क्या होता है, जैसे वॉट होता है 10⁻³ तो किलोवाट होता है कि 1000 ऑफ वॉट। ठीक है, तो 1000 ऑफ वॉट क्या हो गया, 1000 ऑफ वॉट हो गया किलोवाट। ठीक है, अब किलोवाट आवर क्या होता है, जैसे किलोवाट है 10⁻³ उसी तरह से जब उसमें हम आर ऐड कर देते हैं तो वो किलोवाट आर बन जाता है। तो ठीक है, तो 1 किलोवाट आर क्या होता है, जिसको हम KWH से डिनोट करते हैं, वो होता है एनर्जी ऑफ 1 किलोवाट आर पावर। मतलब पावर कितनी होगी, 1 किलोवाट की होगी, और फ्लो कितने टाइम के लिए करेगी, 1 घंटे के लिए, तभी इसको किलोवाट आवर बोलते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है, 1 किलोवाट की पावर होती है और जो टाइम होता है वो होता है 1 घंटे का। ठीक है, और एनर्जी का ये एक फॉर्मूला होता है जिसमें जो कि क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ठीक, अब ये एक रिलेशन है कि 1 किलोवाट आर में कितने जूल एनर्जी होती है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, इसको याद करें ना, पेपर में आता नहीं है लेकिन हाँ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये याद होना चाहिए। अगली जो यूनिट आती है वो आती है कैलोरी की। तो 1 कैलोरी क्या है, 1 कैलोरी वो अमाउंट है हीट का, उतनी वो एक बोल सकते हो कि उतनी क्वांटिटी ऑफ हीट है जो कि रिक्वायर होती है 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अगर हमें 1 ग्राम वाटर दिया जाए और बोला जाए कि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओ, तो जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उस अमाउंट ऑफ वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे 1 कैलोरी। ठीक, और उसी तरह से जैसे 1 किलोवाट आवर में इतनी एनर्जी थी जूल के टर्म्स में, उसी तरह से 1 कैलोरी के अंदर 4.184 जूल एनर्जी होती है। ठीक है, अगली आती है 1 BTU। तो 1 BTU का फुल फॉर्म क्या है, BTU का फुल फॉर्म है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इसका क्या मतलब है, ये भी सेम होती है कैलोरी की तरह, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या आ जाता है, यहाँ पर जैसे वहां पर 1 ग्राम वाटर था तो यहाँ पर 1 पाउंड ऑफ वाटर हो जाता है, और वहां पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड था, यहाँ पर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है बस, और कोई डिफरेंस नहीं होता है दोनों में। ठीक, और उसी तरह से जैसे कैलोरी था 1 BTU का, ये रिलेशन होता है 1055 जूल एनर्जी। अब ये जो रिलेशन है ये सबको रिलेट कर रहा है, जिसमें 1 BTU इज इक्वल टू 252 कैलोरी इज इक्वल टू 1.055 किलो जूल। ठीक, तो ये रिलेशन सब तीनों क्वांटिटीज को रिलेट करने के लिए। ठीक है, तो ये मेरा पूरा एनर्जी था और यूनिट्स ऑफ एनर्जी था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी सिंपल सा है कि मैकेनिकल एनर्जी सम होता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को अगर दोनों को हम इंक्लूड करते हैं तो ये क्या हो जाती है, ये होती है मैकेनिकल एनर्जी। सो मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो ये जो एनर्जी होती है जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी भी बोल रहे हैं, जो कि सम है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का, तो ये दो तरीके से हो सकती है। या तो ये मोशन पे डिपेंड करेगी, बॉडी जब मूव करेगी उस पर डिपेंड करेगी, या फिर बॉडी की पोजीशन पे, मतलब बॉडी अभी पर्टिकुलर पोजीशन कहाँ पर है उस पर डिपेंड करेगी। ठीक, तो ये ई मैकेनिकल का वो है फॉर्मूला, जिसमें यू क्या है, यू है मेरी पोटेंशियल एनर्जी और के है मेरी काइनेटिक एनर्जी। ठीक,
अब जैसे मैंने बताया कि एनर्जी दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, या तो ये जो तुम्हारी ऑब्जेक्ट होगा उसके पोजीशन पे डिपेंड करेगी या फिर उसके मोशन पे डिपेंड करेगी। तो जो मेरी यू होती है, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो जो भी बॉडी होती है या फिर जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी पोजीशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। और ये पोटेंशियल एनर्जी का फुल फॉर्म है। अब पोजीशन पे डिपेंड कर रही है, इसीलिए यहाँ पर dx का टर्म आता है। तो dx क्या हो गया, dx हो गया पोजीशन, और f है मेरा कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। किसी भी हम ऑब्जेक्ट को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हैं तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं होगा, वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा, तो उसी को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। और ये है मेरी पोटेंशियल एनर्जी का फुल फॉर्म, जिसमें क्या है, ये माइनस साइन बाहर लगा हुआ है, और x1 से x2 मेरी पोजीशन है, f मेरा कंजर्वेटिव फोर्स है, और dx यहाँ पर डिफरेंशिएट करने के लिए, जिसको हम इंटीग्रेशन में यूज करेंगे, ठीक है। उसी तरह से होता है k काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी किसमें, जैसे ये मेरा किसमें काम कर रहा था, मेरी पोजीशन पे इफेक्ट कर रहा था, उसी तरह से ये स्पीड पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं कि मोशन पे डिपेंड होता है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी का फुल फॉर्म बनता है हाफ mv², जिसमें m क्या है, m है मेरा मास और v क्या है, वेलोसिटी, ठीक। अब अगला आता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। सो द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी स्टेट्स दैट इफ अ बॉडी और अ सिस्टम इज सब्जेक्टेड ओनली टू कंजर्वेटिव फोर्सेस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दैट बॉडी और सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब क्या है इसका कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये बताता है कि अगर किसी बॉडी पे या फिर किसी सिस्टम पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, मतलब एक ऐसा फोर्स लग रहा है जो कि पाथ इंडिपेंडेंट है, जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो वो जो बॉडी है या फिर वो जो सिस्टम की जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो या तो कांस्टेंट होगी या फिर उस पर कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब वो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो वैसी की वैसी ही रहेगी। तो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। अब अगला आता है मैकेनिकल एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना इज अ सब्जेक्ट व्हिच डील्स विद द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट फिजिकल केमिकल इन मैकेनिकल प्रोसेस एंड डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखो, ट्रांसपोर्ट का मतलब मैकेनिकल एनर्जी के रिस्पेक्ट में क्या है कि ट्रांसपोर्ट एक केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है। एक समझ लो कि एक प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं ट्रांसपोर्ट, जो कि केमिकल या मैकेनिकल दोनों हो सकता है। अब ये जो ट्रांसपोर्ट है ये 3 पार्ट्स में क्लासिफाई है। कैसे, या तो मोमेंटम का ट्रांसपोर्ट होगा, मोमेंटम का ट्रांसपोर्ट होने का मतलब है कि जो मोमेंटम है वो ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि इट डील्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम इन फ्लूइड्स। और ये कहाँ पर पाया जाता है, ये फ्लूइड्स में पाया जाता है। तभी ये जो पूरा डोमेन है मोमेंटम ट्रांसपोर्ट का, ये हम लोग किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं या फिर किस टॉपिक पे डील करते हैं, फ्लूइड डायनामिक्स, जो कि फिजिक्स का एक पार्ट है। तो मोमेंटम ट्रांसपोर्ट हम लोग वहां पर पढ़ते हैं, ठीक। उसी तरह से अगला आता है एनर्जी ट्रांसपोर्ट। तो जैसे मोमेंटम ट्रांसपोर्ट में मोमेंटम ट्रांसपोर्ट हो रहा था, उसी तरह से एनर्जी ट्रांसपोर्ट में जो ट्रांसपोर्ट होगा वो किसका होगा, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का, केमिकल मैकेनिकल जितनी भी एनर्जी होती है उनका ट्रांसपोर्ट होगा। और इसीलिए ये कहाँ पर डील किया जाता है, ये हीट ट्रांसफर एक टॉपिक होता है फिजिक्स में, उसमें ये डील किया जाता है, ठीक है। उसी तरह से मेरा जो तीसरा आता है वो होता है मास ट्रांसपोर्ट। अब मास ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, इसमें जो केमिकल स्पीशीज हैं उनका जो मास होगा वो ट्रांसपोर्ट करेगा। तो जैसा नाम है वैसी इनके अंदर की चीजें हैं, ठीक है। अब हमें इसकी जरूरत क्या है ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट की जो एप्लीकेशन है वो पेट्रोलियम प्रोडक्शन फेज में काम आती है। जो पेट्रोलियम का हम प्रोडक्शन करते हैं वहां पर ये ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी है वो काम आती है, ठीक है। अब अगला आता है हीट एनर्जी। तो हमने मैकेनिकल एनर्जी पढ़ लिया, फिर उसका कंजर्वेशन पढ़ लिया, उसके बाद ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया। अब आता है अगला कि हीट एनर्जी क्या होता है। तो हीट एनर्जी क्या होता है, हीट एनर्जी एक थर्मल एनर्जी होती है जो क्रॉसेस अ सिस्टम बाउंड्री वेयर देयर इज अ टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो हीट एनर्जी समझ लो एक ऐसी एनर्जी है जो कि एक सिस्टम की बाउंड्री को तभी क्रॉस करती है जब वहां पर टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है। अब ये टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब है कि जैसे एक सिस्टम हो गया, जैसे यहाँ पर एक मान लो ये सिस्टम है और ये मेरी समझ लो इसके आसपास की सराउंडिंग है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस होगा इस सिस्टम और सराउंडिंग की बाउंड्री में, तभी ये हीट एनर्जी मेरी क्रॉस करेगी उस सिस्टम को। यहाँ लिखा है ना कि वेयर देयर इज अ टेम्परेचर ग्रेडियंट अक्रॉस द बाउंड्री। अक्रॉस द बाउंड्री का मतलब है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो बाउंड्री बन रही है, अगर वहां पर टेम्परेचर डिफरेंस होगा, एक नेट टेम्परेचर डिफरेंस होगा, तभी ये जो हीट एनर्जी है ये सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करेगी, ठीक। और ये जो बोलते हैं ना कि ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है ये बहुत ज्यादा जरूरी है हीट ट्रांसफर के लिए। अगर ये टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं प्रेजेंट होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो ये जो हीट का ट्रांसफर है ये नहीं हो पाएगा और हीट एनर्जी क्रॉस नहीं कर पाएगी सिस्टम की बाउंड्री को, ठीक। अब यहाँ पर दो पैरामीटर्स आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं कि अगर हम लोग हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं, अगर कोई सिस्टम है, अगर वो हीट रिसीव कर रहा है, कहाँ से हीट रिसीव करेगा, अगर कोई सिस्टम हीट रिसीव कर रहा है सराउंडिंग से, मतलब वो सराउंडिंग से हीट ले रहा है,
तो वहां पर जो हमारी हीट है वो प्लस क्यू के फॉर्म में आएगी, ठीक। और अगर वो जो सिस्टम है अगर वो हीट रिजेक्ट कर रहा है, मतलब अगर कोई सिस्टम है वो जो उसके अंदर हीट प्रेजेंट है वो बाहर रेडिएट कर रहा है सराउंडिंग में, तो वहां पर माइनस क्यू आएगा। माइनस क्यू का मतलब है कि हीट यहाँ पर होगी लेकिन नेगेटिव में होगी, ठीक। तो हीट एनर्जी समझ में आ गया। हीट एनर्जी क्या है? हीट एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कि एक सिस्टम की बाउंड्री को तब क्रॉस करती है जब वहां पर टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है। अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट या टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो ये जो हीट ट्रांसफर है ये नहीं हो पाएगा। अगर जो सिस्टम है अगर वो हीट खुद रिसीव कर रही है तो यहाँ पर प्लस क्यू होगा, और अगर सिस्टम जो है वो जो हीट कर रही है अगर वो रिजेक्ट करती है बाहर तो वहां पर क्या हो जाएगा? माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब आता है कन्वर्जन बिटवीन हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी, कि यहाँ पर कन्वर्जन क्यों हो रहा है, या फिर ये एक टॉपिक दिया गया कन्वर्जन बिटवीन हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी कैसे होता है, ठीक है। तो हमें पता है कि हीट एनर्जी क्या है, हमें पता है मैकेनिकल एनर्जी क्या है। अब हम देखते हैं कि इसमें कन्वर्जन कैसे है, ठीक है। सो मैकेनिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एंड हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। दिस इंपॉर्टेंट फिजिकल ऑब्जर्वेशन इज नोन एज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मतलब क्या है कि जो मैकेनिकल एनर्जी हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि वो क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होता है, और हीट एनर्जी मैंने बताया। तो ये जो कन्वर्जन है मैकेनिकल और हीट एनर्जी का, या फिर हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी का, ये जो कन्वर्जन हो रहा है ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कह सकते हो था। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, और इसी को हम बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, जिसकी वजह से ये जो कन्वर्जन हो रहा है ये पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक। और इसी के अंदर एक आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस यूनिट का, जो कि है हीट इंजन। हीट इंजन का काम क्या? जैसे मैंने भी बताया था कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी पे कन्वर्ट हो रही है और हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी पे कन्वर्ट हो रही है, और ये जो फिनोमेना पूरा ऑब्जर्वेशन है इसको हम क्या बोल रहे हैं? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। अब ये जो कन्वर्जन हो रहा है हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी का, ये एक डिवाइस परफॉर्म करता है, कह सकते हो। उस डिवाइस का नाम या फिर उस इंजन का नाम है हीट इंजन। तो हीट इंजन कन्वर्ट्स हीट इंटू मैकेनिकल एनर्जी। तो जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे उसको हम क्या बोलेंगे? हीट इंजन बोलेंगे। और क्योंकि इसका जो इनपुट होता है वो एक हीट होती है इसलिए इसको हीट इंजन बोलते हैं, ठीक है। सो that is a heat engine is a device that can be operated continuously to produce work when receiving heat from a high temperature source and rejecting the converted heat to a low temperature source। अब कहीं पर भी अगर हीट इंजन की बात हो तो एक चीज याद रखना कि यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजीज आएंगी। कौन कौन सी? एक आएगा सोर्स और एक आएगा सिंक। तो सोर्स क्या होता है? जहां से हम जो भी हमें इनपुट चाहिए वो हम सोर्स से लेंगे, ठीक है। और जो हमें आउटपुट मिलेगा वो हम कहाँ देंगे? वो हम सिंक में देंगे, मतलब सिंक में हम उसको दे देंगे जाके, ठीक है। तो एक हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो कि तुम्हें कॉन्टिन्यूसली वर्क प्रोड्यूस करके देगा। यहाँ पर वर्क क्या हो गया? यहाँ पर वर्क हो गया मैकेनिकल वर्क। तो हीट इंजन क्या करेगा? हीट इंजन इनपुट में हीट लेगा और आउटपुट में तुम्हें मैकेनिकल वर्क देगा। और ये काम कब हो रहा होगा? ये काम कॉन्टिन्यूसली हो रहा होगा, लगातार हो रहा होगा। और ये कैसे होगा? जो भी वो हीट इनपुट ले रहा है वो हाई टेम्परेचर पे लेगा, मतलब हाई टेम्परेचर सोर्स से लेगा वो इनपुट, और जो कन्वर्टेड हीट होगी उसको कहाँ रिजेक्ट करेगा? उसको कहाँ देगा? उसको देगा एक लो टेम्परेचर सिंक में, ठीक है। तो जो सोर्स का टेम्परेचर होगा, सोर्स का टेम्परेचर होगा T ऑफ H, और उसी तरह से जो सिंक का टेम्परेचर होगा वो होगा T ऑफ L, ठीक। अब यहाँ पर एक डायग्राम भी बनाया गया है हीट इंजन को समझाने के लिए। देखो जैसे ही मेरा एक सिस्टम है, ठीक है, तो ये समझ लो सिस्टम है। यहाँ पर सिस्टम बोलने के बजाय हम इसको बोल सकते हैं कि ये मेरा क्या है? ये मेरा हीट इंजन है, ठीक है। अब देखो हीट इंजन को मैंने क्या बताया कि हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि क्या करता है? जो कि इनपुट पे लेता है हाई टेम्परेचर सोर्स से हीट इनपुट लेता है। तो ये मेरा सोर्स है जिसका टेम्परेचर मैंने बताया था TH है, तो ये हाई टेम्परेचर ले रहा है। यहाँ पर Q1 क्या है? Q1 है हाई टेम्परेचर की जो ये हीट ले रहा है इनपुट पे, वो है Q1, ठीक है। तो इसने Q1 हीट ली मेरे हाई टेम्परेचर सोर्स से जो कि TH पे ऑपरेट कर रहा है। अब इसने क्या किया? इसको प्रोसेस किया, जैसे इसने अपना कन्वर्जन करना था किया, तो इसने कुछ वर्क डन बनाया। अब ये जो वर्क डन है ये किस फॉर्म में होगा? ये मैकेनिकल वर्क होगा जो हमें चाहिए था, जो हीट इंजन का मेन काम होता है। और ये जो कुछ कन्वर्टेड हीट होगी ये Q2 के फॉर्म में। Q2 क्या है? जो मेरी कन्वर्टेड हीट है, या फिर जो रिजेक्टेड हीट भी बोल सकते हैं, वो किस पे रिजेक्ट करेगा? वो सिंक में रिजेक्ट करेगा। और सिंक का टेम्परेचर क्या होगा? T ऑफ L, जो कि जो सोर्स का टेम्परेचर है उससे कम होगा, ठीक। अब सोर्स और सिंक हमें समझ में आ गया। एक इसमें और आता है जो कि होता है हीट रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर का काम क्या होता है? रिजर्वॉयर एक ऐसा चीज समझ लो कि जहां पर कि इट इज डिफाइंड एज द सोर्स ऑफ इनफाइनाइट हीट एनर्जी। तो एक हीट रिजर्वॉयर क्या होता है? सोर्स होता है, मतलब एक जरिया होता है हीट एनर्जी को लेने का। वो भी कितनी हीट एनर्जी? एक इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मेरे हीट रिजर्वॉयर में होती है, ठीक है। And a finite amount of heat absorbed or heat rejected from the heat reservoir will not have any effects on its temperature. Heat reservoir maintain at constant temperature। मतलब क्या हो गया कि हीट रिजर्वॉयर एक ऐसा समझ लो कि ये एक सोर्स होता है इनफाइनाइट हीट एनर्जी का, ठीक है। मतलब इसके पास अपनी इनफाइनाइट हीट एनर्जी होती है, और ये जो हीट रिजर्वॉयर है अगर हम इससे हीट ले लें या फिर हम हीट इसको दे दें
मतलब इससे हम हीट एब्जॉर्ब कर लें या फिर हम इसको हीट रिजेक्ट कर दें इसकी तरफ, तो इसके टेम्परेचर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब सिंपल सी भाषा में हीट रिजर्वॉयर के टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट, एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट उससे ले ली जाए या फिर उसको दे दी जाए। ठीक है, तो ये होता है मेरा हीट रिजर्वॉयर। अब आता है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन की। जो हीट इंजन है उसकी एफिशिएंसी क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मेरी हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है। तो एफिशिएंसी क्या होती है, हमने पढ़ा होगा बचपन में कि एफिशिएंसी होती है जितना हमें आउटपुट मिला वो और कितना हमने इनपुट दिया, वो होता है मेरी एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी को हम कैसे डिनोट करते हैं, एफिशिएंसी को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, जो कि ऐसे करके बनता है, जिसको हम ईटा बोलते हैं। तो ईटा क्या हो गया, एफिशिएंसी को डिनोट करने के लिए हम ईटा वर्ड का एक ईटा सिंबल समझ लो कि ईटा एक सिंबल होता है जिसको हम एफिशिएंसी को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। सो हीट इंजन के रिस्पेक्ट में इट इज द रेशियो ऑफ इट्स आउटपुट वर्क टू द हीट सप्लाई ऑफ द हीट इंजन। तो यहाँ पर W/Q1 है, मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो है बेसिकली एफिशिएंसी। अब देखो यहाँ पर मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, मुझे W आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, और मुझे इनपुट मैंने क्या दिया था, Q1 अपनी हीट इनपुट पे दी थी, तभी यहाँ पर जो मेरी एफिशिएंसी है वो किस फॉर्म में है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू W, क्योंकि वो मेरा आउटपुट था, और Q1 क्योंकि वो मेरी इनपुट हीट थी। ठीक है, तो यहां तक मुझे एफिशिएंसी समझ में आ गई। अब हर एक साइकिल के बाद, आफ्टर ईच साइकिल का मतलब है कि मैंने कुछ अमाउंट ऑफ हीट दी, उसने उसको वर्क में कन्वर्ट किया और कुछ हीट मेरी रिजेक्ट कर ली, तो एक साइकिल कंप्लीट हो गई। तो हर एक साइकिल के बाद जो इंजन है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट पे रिटर्न करेगा। क्यों रिटर्न करेगा, ताकि जो इसकी इंटरनल एनर्जी है, मतलब जो उसके इनसाइड में जो एनर्जी है वो अफेक्टेड ना हो, इससे सिस्टम की परफॉर्मेंस पे कोई असर ना पड़े। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें पता चला कि यहाँ पर जो डेल्टा यू है वो इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर डेल्टा यू क्या है, यू का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी और डेल्टा यू का मतलब होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मतलब जो मेरा इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो 0 होना चाहिए। अभी के लिए इतना समझ लो, ठीक है, कि हर एक साइकिल के बाद जो इंजन है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ रहा है। क्यों आ रहा है, कि ताकि उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो अनचेंज रहे, मतलब उसका जो वो डिफरेंस है या फिर उसका जो चेंज है इंटरनल एनर्जी का वो 0 रहे। और ये आया कहाँ से, ये चीज जो है ये यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें समझ में आती है। तो यहाँ से हमें पता चला कि W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ये कैसे पता चला, यहाँ से देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि यहाँ पर मेरी Q हीट होती है, इज इक्वल टू डेल्टा यू मेरा इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो, प्लस वर्क, मतलब W से क्या डिनोट कर रहे हैं हम लोग, वर्क डिनोट कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो यहाँ पर से हमें क्या पता चला कि जो मेरा हीट है वो किसके इक्वल है, वर्क के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क तो मेरा W हो गया और यहाँ पर Q क्या है, मेरी दो हीट बेसिकली है। एक हीट कौन सी है, ये देखो, यहाँ पर एक हीट Q1 है जो कि हम इसको इनपुट दे रहे हैं, और Q2 एक हीट है क्योंकि ये हीट इंजन रिजेक्ट कर रहा है। ठीक, तो उसी से मुझे यहाँ रिलेशन मिला है कि W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ठीक है, सो एफिशिएंसी क्या हो गई, यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट करो, ये जो W/Q1 है, तो जब हमने W/Q1 पुट करा तो यहाँ पर क्या आया, Q1 अब माइनस Q2/Q1। और जब हम यहाँ पर कॉमन लेंगे, देखो कैसे इसको कॉमन लेंगे, एक आएगा Q1/Q1, यहाँ से इससे इसको हमने तोड़ा, एक बार Q1/Q1 कर दिया, माइनस Q2/Q1। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ पर 1 आ गया, माइनस Q2/Q1। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी मेरी एफिशिएंसी हो गई हीट इंजन की। तो हीट इंजन की डेफिनेशन, इसका जो मैंने डायग्राम बनाया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो इसकी एफिशिएंसी थी ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में ये भी हो सकता है कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, लेकिन आता नहीं है। अगर आ जाए तो ये फॉर्मूला याद रखना कि इसका क्या होता है, W/Q1। इसको हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं और इन टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक जो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्या है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज रिफ्लेक्टेड और एमिटेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक वेव। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, या तो वो रिफ्लेक्ट करेगा या फिर वो एमिट करेगा, मतलब एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि कोई ऑब्जेक्ट एमिट करता है। किस फॉर्म में एमिट करता है, या तो इलेक्ट्रिकल वेव एंड मैग्नेटिक वेव के इफेक्ट मतलब फॉर्म में जो होती है मेरी एमिशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। और ये जो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक वेव है ये स्पेस में ट्रैवल करती हैं। ठीक है, तो सिंपल भाषा में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है वो एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि एक ऑब्जेक्ट एमिट करता है। किस फॉर्म में एमिट करता है, वो एमिट करता है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक वेव में। और ये जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक वेव है ये पूरे स्पेस में ट्रैवल करती हैं। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, रेडियो वेव्स हो गई, रेडियो वेव्स एग्जाम्पल हो गई, माइक्रोवेव हो गई, एक्स रेज हो गई। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ठीक है,
अब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज इन एलसी सर्किट की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो हम बात कर रहे थे देर से कि उसमें इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक वेव वो एमिट करती हैं, तो वो एलसी सर्किट, अब यहाँ पर एलसी सर्किट में वो कैसे स्टोरेज हो रहा है वो देखते हैं। अब एलसी सर्किट क्या होता है, देखो यहाँ पर जो एल होता है वो इंडक्टर बोलते हैं उसको, और सी को हम बोलते हैं कैपेसिटर। तो एलसी सर्किट का जो डायग्राम है ना वो ऐसा बनता है, जहां पर ये जो है ना ये यहाँ पर ये जो दो पैरेलल प्लेट्स लगी हुई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, तो ये मेरे कैपेसिटर को शो करती है। तो ये कैपेसिटर है जिसके एक साइड पे प्लस चार्ज होता है और दूसरे साइड पे माइनस चार्ज, मतलब दोनों चार्ज जो होते हैं वो ऑपोजिट होते हैं। और तुम लोग को पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लस से माइनस की तरफ जाती है ना। तो यहाँ पर जो वो है इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या हो गया, प्लस की माइनस की तरफ हो गया, ठीक। उसी तरह से अब क्योंकि एलसी सर्किट है तो यहाँ पर सी आ गया, तो इस साइड पे क्या होगा, इस साइड पे इंडक्टर बनेगा जो कि एल है, जिसपे आई करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये मेरा ऐसे करके इंडक्टर बनता है, कॉइल के फॉर्म में इंडक्टर शो होता है, ठीक है। अब देखो एक एक करके, सबसे पहले कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर जो एनर्जी है वो एनर्जी, जो भी एनर्जी हम यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ पर कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो जो कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर होती है, और ये उसकी एनर्जी का फॉर्मूला होता है कि यूसी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ये फॉर्मूला पढ़ लेना, पेपर में आता नहीं लेकिन ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या होता है फॉर्मूला। Q होता है यहाँ पर चार्ज, और C होता है मेरी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो, ठीक। और UC क्या हो गया, UC हो गई एनर्जी जितनी वो अपने अंदर स्टोर कर रही है। तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c मेरी कैपेसिटर में हो गया। और इतना जानने की जरूरत है कि कैपेसिटर जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होता है वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करती है, ठीक। उसी तरह से आता है इंडक्टर। अब इंडक्टर क्या होगा, इंडक्टर सेम ही है, इंडक्टर बस यही होता है कि वो एनर्जी स्टोर करती है अपनी मैग्नेटिक फील्ड में। तो इतना याद रखना कि कैपेसिटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डील करता है, और इंडक्टर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ डील करता है। उसी तरह से जो इंडक्टर है उसका फॉर्मूला ये होता है जिसमें हाफ एल आई स्क्वायर, तो अब ये हाफ तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर जो एल है वो क्या है, जैसे वहां पर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस थी सी के फॉर्म में, वैसे ही जो इंडक्टर है उसकी इंडक्टेंस होगी एल के फॉर्म में। तो यहाँ पर एल हो गया इंडक्टेंस, और आई क्या हो गया, आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर हो गया मेरा करंट जो कि इंडक्टर में फ्लो कर रहा है। तो ये होती है मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी किसी भी एलसी सर्किट में, ठीक। अब आता है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी क्या होता है कि इन एन एनर्जी कंजर्वेशन डिवाइस, कंजर्वेशन मतलब एनर्जी को कंजर्व करके बचा के रखना, द टोटल इनपुट एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ द 3 फॉलोइंग कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम बेसिकली बता रहे हैं कि ये जो एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इसका कन्वर्जन कैसे होता है। तो देखो यहाँ पर 3 फॉर्म में होता है, एक होता है एनर्जी टू लॉसेस, दूसरा होता है आउटपुट एनर्जी, तीसरा होता है फील्ड स्टोरेज। मतलब समझ लो कि एनर्जी का जो कन्वर्जन हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का जो कन्वर्जन हो रहा है वो 3 तरीके से हो रहा है। पहला क्या है कि जो एनर्जी है ये लॉसेस के फॉर्म में, कुछ एनर्जी मेरी लॉस हो गई, ठीक है, कुछ एनर्जी मुझे आउटपुट में मिली, और कुछ एनर्जी फील्ड में स्टोर हो गई। कौन सी फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। सो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर हमें कन्वर्जन डिवाइस क्रिएट करना है तो उसके अंदर क्या होगा कि हमने कुछ इनपुट दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपनी इनपुट दी, ठीक है, तो कुछ मेरी लॉसेस में चली गई, कुछ मेरी आउटपुट में चली गई, और कुछ मेरी क्या हो गई, कुछ मेरी फील्ड में चली गई। तो यहाँ पर मेरी कुछ आउटपुट बन गया, और यहाँ पर मेरी कुछ लॉसेस हो गए, और यहाँ पर मेरी कुछ फील्ड में कुछ एनर्जी स्टोर हो गई। तो इस तरह से मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन डिवाइस काम करता है कि कुछ मैंने लॉसेस में दे दिया, कुछ मेरी फील्ड में स्टोर हो गई, और कुछ एनर्जी मुझे आउटपुट के फॉर्म में दिखी, ठीक है। अब आता है ईएम रेडिएशन। तो ईएम रेडिएशन कुछ नहीं, जो हमने ऊपर पढ़ा वही है कि इट इज द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस ट्रैवलिंग थ्रू स्पेस एट द स्पीड ऑफ लाइट। ये चीज है कि जो ईएम वेव्स हैं वो स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रैवल करती हैं, और ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस को मतलब शो करती हैं, और ये स्पेस में ट्रैवल करती हैं, ठीक है। अब आता है ईएम एनर्जी ट्रांसमिशन। तो अब ऐसे आ सकता है पेपर में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होगा, और ये जो टॉपिक्स हैं ये डायरेक्टली पूछे गए हैं सिलेबस में, तो ये ऐसे बोल सकता है कि एक आंसर एक क्वेश्चन में सब कुछ कंबाइन होके आ जाएगा। तो अगर बोलते हैं कि ईएम एनर्जी ट्रांसमिशन क्या है, तो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू वायर्स, द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ रेडियो सिग्नल आर ऑल एग्जांपल ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम एनर्जी। मतलब कि हम ईएम एनर्जी का ट्रांसमिशन कैसे कर रहे हैं, उसको हम ट्रांसमिट कैसे कर रहे हैं। देखो एक तरीका तो है कि हम उसको वायर्स के फॉर्म में ट्रांसमिट कर दें, ठीक है। दूसरा तरीका होगा कि हम उसको ब्रॉडकास्ट कर दें रेडियो चैनल पे। अगर ये जो दोनों एग्जाम्पल हैं ये मेरी ईएम एनर्जी के प्रोपगेशन के एग्जाम्पल है। और ईएम एनर्जी कैसे ट्रैवल करती है, वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है और स्पेस में ट्रैवल करती है, ठीक है। तो ईएम एनर्जी का ट्रांसमिशन कैसे हो गया, एक तो ब्रॉडकास्टिंग ऑफ रेडियो सिग्नल, और दूसरा कि हम लोग उसको वायर्स के फॉर्म में ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है। अब आता है इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स। तो तुम लोग को पता होगा कि दो मैकेनिक्स है, एक क्लासिकल मैकेनिक्स होती है और एक क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या था कि कुछ प्रॉब्लम्स थी क्लासिकल मैकेनिक्स में, जैसे कि वहां पर क्लासिकल मैकेनिक्स कुछ कॉन्सेप्ट्स को सही से समझा नहीं पाई, जिसमें था एब्जॉर्प्शन, एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हम लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा था,
तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जिसमें फोटॉन्स निकल रहे थे एक मटेरियल से, जब उसका वर्क फंक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, कुछ टॉपिक्स थे जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं समझ पाया, और इसी की वजह से हमें क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ा, हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ा क्वांटम मैकेनिक्स को। ठीक है, अब क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कुछ टॉपिक्स आते हैं, हो सकता है ये 2-2 नंबर में पूछ सकते हैं कि वेव पार्टिकल डुअलिटी क्या है। अब देखो वेव पार्टिकल डुअलिटी क्या है कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन द एनर्जी ऑफ लाइट इज कंसंट्रेटेड इन स्मॉल बंडल्स कॉल्ड फोटॉन्स। तो आइंस्टाइन के हिसाब से जो भी लाइट की जो एनर्जी होती है वो एक बंडल में स्टोर होती है। एक बंडल को हम, उस बंडल को हम क्या बोलते हैं, उस बंडल को हम फोटोन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला कि ये जो लाइट है जिसकी जो एनर्जी है वो एक बंडल में कॉन्सेंट्रेट है, जिस बंडल को हम फोटोन बोल रहे हैं, ये लाइट एक वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है और एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो ये जो डुअल नेचर है, दो नेचर हो गया ना, कि एक तो वेव नेचर हो गया और एक पार्टिकल नेचर हो गया। तो लाइट का ये जो डुअल नेचर है इसी को हम बोलते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी। ठीक, अब आता है डी ब्रॉगली वेव्स और मैटर वेव। सो व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ मीडियम अ ग्रुप ऑफ वेव इज एसोसिएटेड विद इट, दीस वेव्स आर कॉल्ड एज मैटर वेव। तो इसका क्या मतलब है, मैटर वेव्स क्या होती हैं कि कोई भी पार्टिकल है अगर वो किसी मीडियम में मूव कर रहा है तो कुछ वेव्स जो होंगी उसके साथ एसोसिएट होंगी, और सिंपल वो जो वेव्स उसके साथ एसोसिएट होंगी जब वो ट्रैवल करेगा किसी मीडियम में, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मैटर वेव, जिसको हम डी ब्रॉगली वेव्स भी बोलते हैं। और यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिलता है कि लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। लैम्डा क्या हो गया, उसकी जो वेव है ना उसके साथ एसोसिएट हो रही है मैटर वेव जिसको बोल रहे हैं, वो उसकी वेवलेंथ हो गई। एच क्या हो गया, एक्स हो गया मेरा प्लैंक्स कांस्टेंट, और पी हो गया मेरा मोमेंटम। ठीक है, फिर आता है एनर्जी क्वांटाइजेशन। एनर्जी क्वांटाइजेशन क्या है, एनर्जी क्वांटाइजेशन बहुत इजी है कि एनर्जी कुड बी गेन्ड और लॉस, कि एनर्जी या तो हम ले सकते हैं या फिर हम एनर्जी लॉस कर सकते हैं, सिर्फ इंटीग्रल फॉर्म में। ऐसा नहीं होगा कि 3/2 एनर्जी वेस्ट होगी, या फिर बोल सकते हैं कि डेसिमल में एनर्जी वेस्ट होगी, ऐसा नहीं होगा। जो एनर्जी है या तो वो लॉस होगी या तो वो गेन होगी, और वो भी सिर्फ इंटीग्रल्स में, मतलब इंटीजर फॉर्म में ही हो सकती है, डेसिमल फॉर्म में नहीं हो सकती है। और यहाँ से इसका फॉर्मूला बनता है जहां पर n एक इंटीजर है, h मेरा वही प्लैंक्स कांस्टेंट है, और ये क्या हो गया, इसको हम म्यू बोलते हैं, जिसको हम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, तो एनर्जी से कुछ ही इंटीग्रल मल्टीपल्स में हो सकती है, वो डेसिमल्स में नहीं हो सकती है, तो इसी वजह से यहाँ पर ये फॉर्मूला बनता है NH म्यू। फिर आता है एनर्जी इन केमिकल सिस्टम एंड प्रोसेस में, उसमें आता है केमिकल एनर्जी। हमने मैकेनिकल एनर्जी पढ़ लिया, हमने हीट एनर्जी पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी क्या है, केमिकल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कि ओरिजिनेट होती है जब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं। तो इंटरेक्शन बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी, वहां से जो एनर्जी मिलती है उसको हम केमिकल एनर्जी बोलते हैं। अब इसके अंदर दो एनर्जीज आती हैं, एक आता है एक्सोथर्मिक, एक आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक केमिकल रिएक्शन जो चल रहा है उसको हम एक्सोथर्मिक कब बोलेंगे, एक्सो मतलब क्या है, बाहर, एक्सो का मतलब होता है बाहर। तो जब मेरा कोई सिस्टम है अगर वो हीट रिलीज करता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और अगर वो जो सिस्टम है अगर वो हीट एब्जॉर्ब करता है तो उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। ठीक है, तो एक्सो का मतलब बाहर हीट रिलीज कर रहा है, एंडो का मतलब अब्जॉर्ब कर रहा है हीट। ठीक, अब आता है फ्यूल सेल, जो कि पेपर में आ भी चुका है। फ्यूल सेल क्या है, फ्यूल सेल का मतलब है कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो कि क्या कन्वर्ट कर रहा है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है। तो फ्यूल सेल का सिर्फ एक ही काम है कि फ्यूल सेल एक ऐसा सेल है जो कि क्या कर रहा है, जो कि केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्या है फ्यूल सेल की, तो फ्यूल सेल की जरूरत क्या है, फ्यूल सेल की जरूरत है मेरी पावर जनरेटर्स में, जनरेटर में फ्यूल सेल काम आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आता है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स में काम आता है, और पावर जनरेशन में काम आता है। तो फ्यूल सेल क्या है, फ्यूल सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। और ये केमिकल एनर्जी कहाँ प्रेजेंट होगी, ये केमिकल एनर्जी मेरी फ्यूल में प्रेजेंट होगी। ठीक है, फिर आता है मेरा एंट्रोपी। तो मैंने बताया ना कि ये जो फर्स्ट यूनिट है, मतलब पूरा एनर्जी साइंस में काफी सारी डेफिनेशंस है, तो उन डेफिनेशन पे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी आ गया एंट्रोपी। एंट्रोपी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंट्रोपी क्या है, मेजर ऑफ मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर और मॉलिक्यूलर रैंडमनेस, मतलब कि जो एक मेजर है कि कितनी रैंडम है मेरे जो पार्टिकल्स हैं, पूरे मॉलिक्यूल्स हैं जो पूरे मेरे एक सिस्टम में, वो कितने ज्यादा रैंडम है, कितने ज्यादा उनमें डिसऑर्डर है, उसके मेजर को हम लोग बोलते हैं एंट्रोपी। और एंट्रोपी किससे डिनोट होती है, एस से डिनोट होती है, जिसका फॉर्मूला होता है डेल क्यू अपॉन टी रिवर्सिबल, जो कि हमेशा 0 से कम आती है। तो ये आरईवी का मतलब क्या है, आरईवी का मतलब है एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। और ये क्या है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, जिसका मतलब है क्लोज्ड हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। जो सर्कल बन रहा है इसका मतलब है क्लोज सर्फेस पे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, फिर आता है एंट्रोपी प्रिंसिपल। एंट्रोपी प्रिंसिपल क्या होता है, एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ईदर इंक्रीजेस और रिमेन्स कांस्टेंट। तो इतना समझ लो कि एंट्रोपी प्रिंसिपल के अंदर कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब वहां पर कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो वहां पर जो एंट्रोपी है वो हमेशा या तो इक्वल टू 0 होगी या फिर 0 से ज्यादा होगी। ठीक,
अब आता है कार्नोट इंजन। तो कार्नोट इंजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्नोट इंजन क्या है? कार्नोट इंजन वही एक आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन है जो हमने हीट इंजन ऊपर पढ़ा, जो कि 2 टेम्परेचर पे ऑपरेट करता है। जैसे ऊपर भी वो 2 टेम्परेचर पे ऑपरेट कर रहा था, एक सोर्स था एक सिंक था, बट डिफरेंस क्या था? वहां पर TH था, यहाँ पर TL था, यहाँ पर T1 T2 है बस। तो एक हीट इंजन है जो कि 2 टेम्परेचर पे ऑपरेट कर रहा है, उस इंजन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? कार्नोट इंजन। ठीक है, फिर अब इसमें पूछते हैं कार्नोट साइकिल क्या है। तो कार्नोट साइकिल ये है जहां पर P है और V है, इसका V क्या हो गया? इन दोनों का PV कर्व इसको बोलते हैं। तो PV कर्व कैसे बनता है? देखो, PV कर्व में अगर हम कार्नोट साइकिल की बात करें तो 1 से 2 क्या होगा? बस ये कर्व याद रखने की जरूरत है, अगर आएगा तो उसको इलैबोरेट करके लिख देना। सबसे पहले ये कर्व ऐसे बनेगा, तो जहां पर 1 से 2 में क्या हो रहा है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब क्या है? कि मेरी जो गैस है वो एक्सपैंड कर रही है। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? आइसोथर्मल का मतलब होता है कि वहां पर जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक, उसी तरह से 2 से 3 में क्या होगा? 2 से 3 में होगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन का मतलब क्या है? एडियाबैटिक का मतलब है कि यहाँ पर कोई फर्दर हीट ट्रांसफर नहीं होगा, जो मेरी गैस है वो एक्सपैंड करेगी। 3 से 4 में क्या है? आइसोथर्मल कंप्रेशन है। वहां पर वही है कि यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा था, गैस मेरी एक्सपैंड कर रही थी तभी ऊपर से नीचे जा रही थी, और यहाँ पर नीचे से ऊपर जाएगी क्योंकि यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है। ठीक, और फिर 4 से 1 में एडियाबैटिक कंप्रेशन है। एडियाबैटिक मतलब हीट ट्रांसफर नहीं होगा, कंप्रेशन मतलब कि मेरी कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, हाँ, पता है एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। तो जैसे हमने हीट इंजन की एफिशिएंसी पढ़ी, सिमिलरली इसकी भी एफिशिएंसी वही है कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू W/Q1। तो यहाँ पर Q1 माइनस Q2, जहाँ पर 2 टेम्परेचर पे ऑपरेट करा, 1 माइनस Q1/Q2, या फिर हम लिख सकते हैं 1 माइनस Q2/Q1 या फिर 1 माइनस T2/T1, क्योंकि जो मेरा Q2 है ना वो कौन सी हीट है? वो T2 पे ऑपरेट करने वाली हीट है, और Q1 कौन सी हीट है? T1 पे ऑपरेट करने वाली। तो ये भी इसके एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला बनता है। ठीक, फिर आता है स्टर्लिंग इंजन। तो स्टर्लिंग इंजन की हो सकता है कि डेफिनेशन पूछ सकते हैं, लेकिन स्टर्लिंग इंजन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पेपर में अगर आना होगा तो कार्नोट इंजन आएगा और उससे रिलेटेड साइकिल आएगी उसकी, जिसमें डायग्राम बना के थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना होगा। स्टर्लिंग इंजन क्या होता है? स्टर्लिंग इंजन एक ऐसा हीट इंजन है जो कि ऑपरेट करता है साइक्लिक कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन में। तो इसमें क्या होता है? इसमें साइक्लिक ऑर्डर में, मतलब बार बार कंप्रेशन और एक्सपेंशन होता रहता है, या तो एयर का होगा या तो गैस का होगा। और ये किस पे वर्क करती है? स्टर्लिंग साइकिल पे। जैसे कार्नोट इंजन किस पे वर्क कर रहा था? कार्नोट साइकिल पे। वैसे ही स्टर्लिंग इंजन स्टर्लिंग साइकिल पे वर्क करती है। अब स्टर्लिंग साइकिल क्या है? स्टर्लिंग साइकिल देखो ऐसे बनती है। यहाँ पर क्या होता है? 1 से 2 आइसोथर्मल कंप्रेशन जो मैंने बताया था वो होता है। फिर 2 से 3 यहाँ पर हीट एडेड होती है रीजनरेटर में, मतलब यहाँ पर हीट का एडिशन होगा 2 से 3 में। ठीक है, उसी तरह से 3 से 4 में क्या होगा? आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा जो पीछे भी हो रहा था, और 4th में क्या होगा? ये हीट रिजेक्ट करेगी मेरी रीजनरेटर को, मतलब यहाँ पर मेरा हीट का एडिशन हो रहा है और इस वाले में क्या हो रहा है? मेरी हीट का रिजेक्शन हो रहा है। ठीक, तो ये है मेरा स्टर्लिंग साइकिल। ठीक है, इतना में समझ में आ गया। अब अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि हीट यहाँ पर एडिशन हो रही है, हीट रिजेक्ट हो रही है, तो इसका डायग्राम है स्टर्लिंग साइकिल का, और इसमें क्या है? उसी से सिमिलर है। बस यहाँ पर ये याद रखना कि ये जो तुम लोग पार्ट्स बनाओगे, अगर बाई चांस आ गया स्टर्लिंग साइकिल, आता नहीं है पेपर में, अगर आ गया तो इसका डायग्राम सही से बनाना। ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर देना कि आइसोथर्मल क्या होता है, कंप्रेशन हो रहा है, फिर यहाँ पर हीट ऐड हो रही है, यहाँ पर हीट रिजेक्ट हो रही है, प्लस क्यू माइनस क्यू, ऐसे समझा सकते हो। ठीक है, स्टर्लिंग साइकिल में। अब आता है फेज चेंज एनर्जी कन्वर्जन। फेज चेंज एनर्जी कन्वर्जन क्या है? फेज चेंज एनर्जी कन्वर्जन हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, जब हमने पढ़ा था कि फेज चेंज क्या होता है। फेज चेंज में फेज सिर्फ चेंज होती है, वहां पर टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं होता। सो व्हेनेवर अ सब्सटेंस अंडरगोज अ फेज ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू एंड आउट ऑफ द सब्सटेंस। तो यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर होता है बेसिकली। यहाँ पर जो भी सब्सटेंस होगा उसका टेम्परेचर नहीं चेंज होगा। तो ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम लोग फेज चेंज की बात करते हैं वहां पर टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, वहां सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ठीक है, फिर अगला टॉपिक आता है रेफ्रिजरेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफ्रिजरेशन, कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन, ये सब पेपर में आते हैं। तो रेफ्रिजरेशन क्या है? इट रिफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ लो टेम्परेचर रीजन टू अ हाई टेम्परेचर वन। मतलब हीट रेफ्रिजरेशन क्या होता है कि यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ हीट होती है। कोई भी लो टेम्परेचर रीजन होगा वहां से हाई टेम्परेचर रीजन में हम लोग रेफ्रिजरेशन का काम करेंगे। द मशीन दैट प्रोड्यूसेस रेफ्रिजरेशन, और एक ऐसी मशीन जो कि रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूस करती है उसको हम रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। और वही चीज है जो ऊपर थी कि कार्नोट इंजन था तो कार्नोट साइकिल था, यहाँ पर रेफ्रिजरेटर से तो यहाँ पर रेफ्रिजरेशन साइकिल होगी। तो जिस साइकिल पे वो ऑपरेट करता है उसको रेफ्रिजरेशन साइकिल बोलते हैं, डिवाइस को हम रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ हीट होती है एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर से बेसिकली हाई टेम्परेचर पे। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? रेफ्रिजरेशन पता होगा कि आइस बनाने के लिए काम आती है, बर्फ जो होती है उसको बनाने के लिए बेसिकली हम क्या यूज करते हैं? रेफ्रिजरेशन यूज करते हैं। लिखा होगा फ्रिज में कि अंदर टेम्परेचर ज्यादा होता है और बाहर का जो टेम्परेचर है वो कंपैरेटिवली फ्रिज से तो कम ही ज्यादा ही होगा ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि हीट का ट्रांसफर होगा। तो
रेफ्रिजरेटर क्या करेगा कि जो लो टेम्परेचर रीजन है, मतलब जो फ्रिज का एरिया है, वहां से हीट ले लेकर बाहर में हाई टेम्परेचर जो होगा वहां पर उसको ट्रांसफर करेगा। तो मेकिंग ऑफ आइस में काम आता है रेफ्रिजरेशन का। दूसरा आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। तो जब हमें फूड का ट्रांसपोर्ट करना होता है बहुत दूर दूर जगहों पे, तो रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे अगर हम उसको ट्रांसपोर्ट करना है तो हम लोग यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर का। उसी तरह से एयर कंडीशनिंग में रेफ्रिजरेटर्स का काम आता है और फूड को प्रोसेस करने में, ताकि फूड जो है वो जल्दी से खराब ना हो, इसलिए हम रेफ्रिजरेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेफ्रिजरेशन खत्म। अब आता है हीट पंप। हीट पंप क्या है? हीट पंप भी वही है जैसे रेफ्रिजरेटर है। द डिवाइस विच ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ लो टेम्परेचर मीडियम टू अ हाई टेम्परेचर मीडियम वन, इट इज कॉल्ड एज हीट पंप। तो इसको हीट पंप कहते हैं, जो रेफ्रिजरेटर का काम था। डिफरेंस क्या होता है वो मैं बताती हूँ। जैसे देखो ये हीट पंप है, इसने क्या किया, लो टेम्परेचर सोर्स से इसने कुछ हीट ली, इस पे मैंने कुछ वर्क किया, तो वर्क तो करना ही पड़ेगा ना, तभी तो ये अपना आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो मैंने इस पे कुछ वर्क किया और इसने Q2 हीट ली मेरे लो टेम्परेचर सोर्स से, और यहाँ पर Q1 इसने मुझे हाई टेम्परेचर सिंक में इसने जाके हीट को ट्रांसफर कर दिया। रेफ्रिजरेटर ने भी यही किया, उस पर कुछ वर्क किया, इसने Q2 हीट ली और Q1 पे ट्रांसफर कर लिया। लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है इनकी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में। एक तरह से समझ लो कि हम लोग ऊपर क्या पढ़े थे, हम लोग ऊपर पढ़े थे एफिशिएंसी के टर्म्स में। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के टर्म में बात करी जाएगी। तो वही चीज है यहाँ पर भी। यहाँ पर क्या है कि COP HP इज इक्वल टू Q1। अब ये Q1 क्या है? Q1 इसका आउटपुट है कि Q1 ये मुझे यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है, तो ये इसने आउटपुट प्रोवाइड किया और वर्क हमने किया W। अब रेफ्रिजरेटर में क्या होगा? रेफ्रिजरेटर में Q2 हो जाएगा। ऐसे समझ लो कि फ्रिज का एग्जाम्पल ले लो कि हमें हीट पंप में क्या करना है। अब अगर इसको याद रखना कि भूल गए एग्जाम में कि यहाँ पर Q2 है यहाँ पर Q1 है, कैसे याद रहेगा? देखो ऐसे याद रखना कि रेफ्रिजरेटर क्या होता है, रेफ्रिजरेटर हमेशा लोअर जो होता है, मतलब फ्रिज का एग्जांपल ले लो कि ये हमेशा फ्रिज को ठंडा रखेगा, तभी यहाँ पर Q2 है, क्योंकि Q2 कौन सी हीट है? जो कि लो टेम्परेचर पे काम कर रही है। और रेफ्रिजरेटर का जस्ट जो उल्टा होगा वो मेरा क्या होगा? वो मेरा होगा हीट पंप। ठीक है, तो यहाँ पर हीट पंप और रेफ्रिजरेटर खत्म होता है। फिर आता है इंटरनल कंबशन इंजन। तो इंटरनल कंबशन इंजन पेपर में आ चुका है। समझते हैं कि इंटरनल कंबशन इंजन होता क्या है। इंटरनल कंबशन का मतलब क्या है कि कंबशन हो रहा है और इंटरनली हो रहा है, मतलब द इंजन इन विच कंबशन टेक्स प्लेस इनसाइड द इंजन और विद इन द सिलेंडर। तो एक ऐसा इंजन जिसमें जो कंबशन हो रहा है, मतलब जो भी हमारे पार्टिकल्स है वो कंबशन के प्रोसेस को जा रहे हैं, तो अगर वो इंजन के इनसाइड में हो रहा है या फिर सिलेंडर के अंदर हो रहा है तो उसको इंटरनल कंबशन इंजन बोलते हैं। इसी तरह से एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है जिसमें कंबशन सिलेंडर के बाहर होता है। ठीक, अब आता है टाइप्स ऑफ आईसी इंजन, मतलब टाइप्स ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन। तो इसमें दो आते हैं, स्पार्क इग्निशन एंड कंप्रेशन इग्निशन, जिसको हम एसआई इंजन और सीआई इंजन भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। जैसे कि एसआई इंजन में क्या होगा, एसआई इंजन में जो कंबशन प्रोसेस है, जो कि पार्टिकल से मेरे जो कंबशन हो रहा है जिनका, वो कैसे कंबशन होगा? वो एक्सटर्नल स्पार्क के थ्रू होगा, मतलब एक स्पार्क प्लग जिसको हम बोलते हैं वो अंदर रहता है मेरे एसआई इंजन के केस में। सीआई में क्या होगा? कंप्रेशन इग्निशन। अब इसका क्या मतलब है कंप्रेशन का? यहाँ पर कंप्रेशन वर्ड इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ पर कंप्रेशन प्रोसेस होता है। कंप्रेशन मतलब किसी चीज को दबाना, वैसे ही एक्सपेंशन मतलब किसी चीज को एक्सपैंड करना, बढ़ाना। तो कंप्रेशन मतलब किसी चीज को दबाना। सो द कंबशन प्रोसेस स्टार्ट्स व्हेन द एयर फ्यूल मिक्सचर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इस वाले केस में, ये जो मेरा यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ कि इंटरनल कंबशन इंजन, तो इसमें हम एयर फ्यूल मिक्सचर जो होता है ना, कि हवा और जो फ्यूल का मिक्सचर है वो हम इग्नाइट करते हैं। इग्नाइट का मतलब उसको जलाते हैं हाई टेम्परेचर की वजह से। अब ये हाई टेम्परेचर क्यों होता है? ये हाई टेम्परेचर इसलिए कॉज होता है क्योंकि हम हाई कंप्रेशन इंट्रोड्यूस करते हैं अपने कंबशन चैम्बर में। मतलब क्या है, जो मेरा एयर फ्यूल मिक्सचर है वहां पर कैसे हो रहा था, वहां पर एसआई इंजन में एक्सटर्नल स्पार्क के थ्रू यहाँ पर इग्नाइट यहाँ पर जल रहा था। कंप्रेशन इग्निशन में क्या होगा, हमें स्पार्क प्लग की कोई जरूरत नहीं है। कंप्रेशन इग्निशन में जो मेरा एयर फ्यूल मिक्सचर है ना, वो कैसे जलेगा? वो जलेगा हाई टेम्परेचर की वजह से। और ये हाई टेम्परेचर कैसे बन रहा है? ये हाई टेम्परेचर बन रहा है क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है, वो भी हाई लेवल पे चल रहा है, इसीलिए यहाँ पर एयर फ्यूल मिक्सचर इग्नाइट हो रहा है। ठीक है, तभी इसको कंप्रेशन इग्निशन बोलते हैं और उसको स्पार्क इग्निशन बोलते हैं क्योंकि वहां पर स्पार्क के थ्रू इग्निशन होता है। ठीक, फिर आता है 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है? इंजन इन विच साइकिल ऑफ ऑपरेशन कंप्लीटेड इन 4 स्ट्रोक ऑफ पिस्टन। मतलब जो हमें काम करना है या फिर जो हमारा इंजन जो है जो कि ऑपरेशन कर रहा है, अगर उसमें 4 स्ट्रोक ऑफ पिस्टन हो रहा है। 4 स्ट्रोक का मतलब है कि मैं बताऊंगी अभी कितने सारे स्ट्रोक होते हैं। तो 4 स्ट्रोक, अगर 4 स्ट्रोक में हमारा काम हो जा रहा है तो क्या होगा, वो 4 स्ट्रोक होगा। और अगर 2 स्ट्रोक में हो रहा है पिस्टन के तो उसको 2 स्ट्रोक इंजन बोलेंगे। अब आता है इंटरनल कंबशन इंजन की वर्किंग, जो कि पेपर में आई है, जो कि बहुत ईजी भी है और इसमें डायग्राम बना के स्कोर भी कर सकते हैं आप लोग बहुत इजीली। तो इंटरनल कंबशन इंजन की वर्किंग क्या है, मैंने बता दिया कि इसमें क्या होता है। इंटरनल कंबशन मतलब कंबशन या सिलेंडर के अंदर होगा। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि इंटरनल कंबशन इंजन में 4 स्ट्रोक है। 4 स्ट्रोक का मतलब है कि 4 स्ट्रोक होगा मेरे पिस्टन का। और हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे हैं, स्पार्क इग्निशन पढ़ रहे हैं। स्पार्क इग्निशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर स्पार्क प्लग होगा। ठीक है,
तो अब इसमें क्या होता है, इसमें 4 मेरे स्ट्रोक्स होते हैं। मैंने बताया ना कि हम लोग 4 स्ट्रोक पढ़ रहे, तो इसमें क्या होगा, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, एक्सपेंशन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो इससे पहले हम ये डायग्राम समझते हैं। देखो इस डायग्राम में क्या है, बहुत ईजी डायग्राम है। यहाँ पर क्या है, ये हमने सिलेंडर बनाया, ठीक है। अब सिलेंडर में क्या है, यहाँ पर चाहना ना तो यहाँ पर ऐसे करके पेपर में टॉप डेड सेंटर बना देना, और यहाँ पर नीचे जहाँ बनाओगे वहां पर बॉटम डेड सेंटर बना देना। इस डायग्राम में शो नहीं है, लेकिन तुम लोग पेपर में बना देना कि ऊपर मेरा एक टॉप डेड सेंटर है, नीचे मेरा बॉटम डेड सेंटर है। बेसिकली ये 2 एंड्स है मेरे, ठीक है। अब ये क्या है मेरा, ये है मेरा कंबशन चैम्बर, तो यहाँ पर मेरा कंबशन प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। ये क्या है मेरा, ये मेरा पिस्टन है। तो ये जो ऐसा डब्बा टाइप का दिख रहा है ना, ये क्या है कि मेरा पिस्टन है जो कि ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, मेरी ये कनेक्टिंग रॉड है जो कि कनेक्ट कर रही है। यहाँ से मैं क्रैंक शैक है, तो ये मेरा क्रैंक शैक हो गया, ये वाला जो हिस्सा है ना ये मेरा क्रैंक शैक हो गया। तो ये मेरी कनेक्टिंग रॉड है, यहाँ पर मेरा क्रैंक शैक है जहाँ पर मेरा पूरा ऑपरेशन हो रहा है। ये मेरा पिस्टन है, ये मेरा कंबशन वो है चैम्बर, और ये जो है ना पोर्शन ये वाला, यहाँ पर मेरी क्या हो रही है, यहाँ पर मेरा एयर फ्यूल मिक्सचर से हम लोग अंदर डालेंगे। ये जो प्लग है इसको हम स्पार्क प्लग बोल रहे हैं, जो मैंने बताया था कि हम लोग स्पार्क प्लग के थ्रू यहाँ पर वो करते हैं। और 2 वाल्व यहाँ पर बनाना जरूरी है। ये देखो, एक ये वाल्व है और एक ये वाल्व है। एक वाल्व होती है इनटेक वाल्व या फिर इनलेट वाल्व, और एक होती है एग्जॉस्ट वाल्व या फिर आउटलेट वाल्व, ठीक। अब हम लोग समझते हैं सबसे पहला स्ट्रोक जो कि है सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक क्या होता है, जो मैंने इनलेट वाल्व बताया ना वो ओपन हो जाएगी और आउटलेट है वो क्लोज हो जाएगी। तो ये चीज याद रखना, मैंने बहुत शॉर्ट में लिख दिया, ये याद रहेगा, ठीक है। कि पहले स्ट्रोक में क्या होगा, पहले स्ट्रोक में इनलेट वाल्व जो है वो ओपन हो जाएगी, आउटलेट वाल्व जो है वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अब जो पिस्टन है ना, मैंने बताया था पिस्टन दो जो सेंटर्स होते हैं उनके बीच में काम करता है। एक होता है टॉप डेड सेंटर और एक होता है बॉटम डेड सेंटर। तो पिस्टन जो है वो टॉप डेड सेंटर पे होगा, मतलब सबसे पहले जो पिस्टन है मेरा वो ऊपर वाले लेवल पे होगा। फिर सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा, ये जो पिस्टन है वो मेरा कहाँ मूव करेगा, वो मेरा बॉटम डेड सेंटर मतलब नीचे की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा। सक्शन क्रिएटेड बाय डाउनवर्ड मोशन। अब क्योंकि ये सक्शन स्ट्रोक है, इसका नाम ही सक्शन स्ट्रोक है, तो यहाँ पर सक्शन क्रिएट होगा डाउनवर्ड मोशन की वजह से, और जो मेरा एयर फ्यूल मिक्सचर है वो सक्ड हो जाएगा सिलेंडर में। सक्ड होने का मतलब क्या है, सिंपल सी भाषा में इसका यही मतलब है कि जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो अंदर आ जाएगा, मतलब वो इनसाइड एंट्री ले लेगा मेरे सिलेंडर के अंदर। बस इतना ही काम है सक्शन स्ट्रोक का। तो सक्शन स्ट्रोक में क्या हुआ, इनलेट वाल्व ओपन, आउटलेट वाल्व क्लोज, पिस्टन कहाँ है, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पे आया, सक्शन क्रिएट हुआ। और ये सक्शन क्यों क्रिएट हुआ, डाउनवर्ड मोशन से, और ये सक्शन से वजह से क्या हुआ, एयर फ्यूल मिक्सचर मेरे सिलेंडर के अंदर आ गया। देखो यही बना है ना, टॉप डेड सेंटर से, ये एरो डिनोट कर देना कि टॉप डेड सेंटर से पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ से एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर ले रहे हैं, ठीक है। तो एयर फ्यूल मिक्सचर इज ड्रॉन इन। तो अब मेरा जो एयर फ्यूल मिक्सचर है जिसको हमें इग्नाइट या फिर जिसको जलाना है वो अंदर आ गया है। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा, कंप्रेशन स्ट्रोक नाम समझ में आ रहा है कि कंप्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो इसमें दोनों वॉल्व्स मेरे क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। दोनों वॉल्व मेरे अभी के लिए क्लोज हो गए क्योंकि मुझे ऐसा इनकी जरूरत नहीं है। अब क्या होगा, फ्रेश चार्ज। देखो इसमें क्या है, या तो एयर फ्यूल मिक्सचर बोलो या फिर इसको चार्ज बोलो, ठीक है। तो ये जो एयर फ्यूल मिक्सचर है ये कंप्रेस होगा एज पिस्टन मूव्स फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी, ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, मेरा जो पिस्टन था वो मेरा ऊपर था, फिर वो नीचे आया तो सक्शन क्रिएट हुआ जिसकी वजह से एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आ गया। तो अभी मेरा पिस्टन नीचे है, ठीक है। फिर क्या हुआ, दूसरे कंप्रेशन स्ट्रोक में ये जो पिस्टन था नीचे वाला ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ से मैंने एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर डाला है ना, अब ये जो पिस्टन है अगर ये ऊपर जाएगा तो ये दबाना शुरू कर देगा ना। ये पिस्टन अगर इसमें गया तो ये एयर फ्यूल मिक्सचर को दबाने लगेगा, तो मेरा जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो क्या होगा, वो कंप्रेस होने लगेगा, ठीक है। सो जस्ट बिफोर एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक एयर फ्यूल मिक्सचर इज इग्नाइटेड। और जैसे ही मेरा कंप्रेशन स्ट्रोक जैसे ही खत्म होने वाला होगा, मेरा एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो इग्नाइट हो जाएगा। कैसे इग्नाइट होगा, स्पार्क प्लग के थ्रू, जो मैंने बताया था, ठीक है। सो ड्यू टू बर्निंग प्रेशर इज इंक्रीज, और बर्निंग की वजह से क्या होगा, प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो डायग्राम में भी यही है कि मेरा जो पिस्टन था वो नीचे से ऊपर गया है और ये जो मिक्सचर है वो मैंने इग्नाइट कर दिया है कि स्पार्क प्लग के थ्रू मेरी हो गई है, ठीक है। स्पार्क प्लग के थ्रू मेरा जो वो भी है ना, जो मेरा मिक्सचर है वो इग्नाइट हो गया है, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ वर्किंग स्ट्रोक में क्या होगा, एक्सपेंशन का प्रोसेस होगा, दोनों वॉल्स मेरे अभी भी बंद है। हाई प्रेशर क्यों क्रिएट हुआ है, हाई प्रेशर इसलिए क्रिएट हुआ है क्योंकि हमने बर्न किया है एयर फ्यूल मिक्सचर को। तो जो बर्न गैसेज हैं वो क्या होंगी, वो मेरे सिलेंडर से बाहर चल जाएंगी टूवर्ड्स बीडीसी। सो बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। मतलब मेरा जो पिस्टन था वो नीचे से ऊपर की तरफ आया ना, अब वो क्या करेगा, ऊपर से नीचे चला जाएगा। ऊपर से नीचे क्यों जाएगा, क्योंकि हाई प्रेशर की वजह से ये जो मेरा भी पिस्टन ऊपर था ये नीचे जाएगा। नीचे क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एयर फ्यूल मिक्सचर जो मैंने इग्नाइट किया ना उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर आया, तो ये जो पिस्टन है ना ये इसको नीचे ढकेलेगा। जब ये नीचे ढकेलेगा तो जो बर्न गैसेज है वो इसको नीचे जो पिस्टन है उसको नीचे करने की कोशिश करेगी। मतलब इस केस में क्या होगा, जो पिस्टन है वो टॉप डेड
सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पे जाएगा और इसमें क्या होगा कि दोनों प्रेशर और टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया गया कि ऊपर से नीचे मेरा आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हाई प्रेशर है, किसकी वजह से, क्योंकि बर्न गैसेस का प्रेशर बहुत ज्यादा है। ठीक है, अभी भी दोनों वॉल्व बंद ही हैं। चौथे को हम क्या बोलेंगे, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट में क्या होगा, इनलेट अभी भी क्लोज रहेगी, आउटलेट मेरी ओपन रहेगी, क्योंकि एग्जॉस्ट का मतलब क्या है, जो बाहर की जो गैसेस है ना जो बर्न हो गई उनको बाहर निकालना, इसलिए यहाँ पर आउटलेट वॉल्व का काम आएगा। और इसमें क्या होगा, पिस्टन जो है वो बीटीसी से ऊपर आएगा। अभी तो पिस्टन नीचे चला गया था ना प्रेशर की वजह से, लेकिन अब क्या होगा, पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ आएगा और जो गैसेज है उनको बाहर कर देगा। तो देखो ये जो पिस्टन है ये नीचे से ऊपर की तरफ आया और ये जो गैसेस थी ना यहाँ पर इनको ढकेल के इसने बाहर कर दिया आउटलेट वॉल्व के थ्रू। ठीक, तो पहले वाले प्रोसेस में क्या हुआ, इनलेट वॉल्व ओपन हुई और आउटलेट मेरी बंद थी। इन दोनों में मेरी दोनों ही बंद रहेंगी और इसमें मेरी एग्जॉस्ट वाली ओपन होके सारा वर्क हो जाएगा। ठीक, तो ये पूरा मेरा प्रोसेस था मेरे आईसी इंजन कैसे कैसे काम करता है। ठीक, तो ये आ सकता है पेपर में, इसमें डायग्राम बनाना जरूर करना। और यहाँ पर ये जो सेंटर मैंने बताया था ना कि यहाँ पर ये जो लेवल्स एक बना देना कि मेरे जा किसमें रहा है, यहाँ पर मेंशन भी कर देना कि ये वाला है मेरा टॉप डेड सेंटर और ये वाला है मेरा बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, तो ये जरूर बना देना, यहाँ पर मेंशन कर देना। अब आता है स्टीम पावर साइकिल। तो अब इजी टॉपिक्स बचे हैं, बस छोटा सा और बचा है कि स्टीम पावर साइकिल, जिसको हम वेपर पावर साइकिल या फिर कार्नोट वेपर साइकिल, ये क्या होता है। अब ये एक ऐसी साइकिल है, इसके नाम से पता चल रहा है स्टीम पावर मतलब क्या है कि इसमें जो स्टीम है, जो भाप होती है ना, जो स्टीम होती है वो वर्किंग फ्लूइड की तरह काम में कर रही है। और इसका एग्जांपल क्या है, रैंकन साइकिल। अब समझते हैं रैंकन साइकिल क्या होता है। देखो यहाँ पर बॉयलर है, बॉयलर का काम क्या है कि जो मेरा पानी है ना उसको स्टीम करेगा। तो जब पानी को गर्म करेंगे तो स्टीम निकलेगा, भाप निकलेगी। ये जो भाप है ना, ये जो भाप है, ये मेरी स्टीम जो है वो मेरी जाएगी टर्बाइन में। टर्बाइन का काम क्या होगा, टर्बाइन का बेसिकली काम समझ लो कि टर्बाइन का काम है कि इसको वर्क प्रोड्यूस करना। तो टर्बाइन ने इसको मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दिया और वहां से जो मुझे गरम गरम स्टीम मिली, जो कि एग्जॉस्ट स्टीम समझ लो, वो मेरी गई कंडेंसर में। कंडेंसर का काम क्या होगा, जो भी मेरी एग्जॉस्ट स्टीम है ना उसको ठंडा करना। तो कंडेंसर ने क्या किया, इस एग्जॉस्ट स्टीम को ठंडा करके पानी में कन्वर्ट किया और फिर यहाँ पर पंप के थ्रू, पंप का काम क्या है कि जो पानी है मेरा इसको दोबारा से यहाँ पर भेजा ताकि मुझे कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ स्टीम मिलती रहे। मतलब यहाँ पर मुझे पानी मिला, मैंने पानी को गर्म किया, वहां से स्टीम बनी, वो टरबाइन में गई, टरबाइन से जो एग्जॉस्ट स्टीम थी वो मेरी कंडेंसर में गई। कंडेंसर ने क्या किया, कंडेंसर ने मेरी स्टीम को, जो एग्जॉस्ट स्टीम थी उसको सिर्फ फिर से पानी में किया, ये पानी मेरा पंप के थ्रू दोबारा चला गया ताकि ये प्रोसीजर बार बार होता रहे। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कार्नोट वेपर साइकिल। ठीक, जो कि रैंकन साइकिल भी है। अब ये इसका डायग्राम है रैंकन साइकिल का, जिसमें क्या है, यहाँ पर 1 से 2 क्या हो रहा है, देखो 1 से 2 यहाँ पर हो रहा है रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक मैंने बताया था, कंप्रेशन का मतलब है कि मेरी जो गैस है वो कंप्रेस हो रही है। प्रोसीजर 2 से 3 में, यहाँ देखो 2 से 3 में क्या हो रहा है, 2 से 3 में हो रहा है रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जो हमने स्टर्लिंग इंजन पढ़ा था ना उसी को जस्ट उल्टा कर दो ना, तो वही चीज मेरी यहाँ पर है कि यहाँ पर आइसोथर्मल हीट का एडिशन हो रहा है, वो भी कांस्टेंट टेम्परेचर TH में। अब देखो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे, जैसे यहाँ पर T है, यहाँ पर S है, T मेरा टेम्परेचर है, S मेरा एंट्रोपी है। तो एक चीज याद रखना कि जैसे ये मेरा T है, ये मेरा S है, तो जिसमें भी ये कांस्टेंट जिसकी भी तरफ होगी ना, जैसे ये T के हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वो चीज मेरी कांस्टेंट हो जाएगी। अब यहाँ पर क्योंकि ये T के हॉरिजॉन्टल एक तरह से है ना, इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, उसी तरह से 3 से 4 में क्या हो रहा है, 3 से 4 में रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा था, यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है। और चौथे में क्या होगा, चौथे में इसी का ऑपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर हीट ऐड हो रही थी तो यहाँ पर हीट रिजेक्ट हो जाएगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और यहाँ पर भी आइसोथर्मल है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये भी मेरे T के हॉरिजॉन्टल है एक तरह से। ठीक है, देखो ऐसे ये TL पे काम कर रही है, इसी तरह से 1 से 2। ठीक, अब आता है इसकी एफिशिएंसी। इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, इसकी एफिशिएंसी क्योंकि इसको कार्नोट पावर साइकिल बोले तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, तो दोनों टेम्परेचर जो ऑपरेट कर रहा है वो उनका डिफरेंस अपॉन T ऑफ H, या फिर जो मैंने बताया था कि TH अपॉन TH मेरा 1 हो गया और TL बाई TH, तो ये मेरी एफिशिएंसी आ गई मेरी पूरी किसकी, कार्नोट पावर साइकिल या फिर स्टीम पावर साइकिल। पेपर में पूछते नहीं है, हो सकता है 2 मार्क्स में आ जाए। ठीक है, फिर आता है गैस पावर साइकिल। अब गैस पावर साइकिल क्या है, देखो जैसे स्टीम पावर साइकिल था वहां पर क्या होता है, जो मेरी स्टीम थी वो वर्किंग फ्लूइड की तरह काम कर रही थी, उसी तरह से जो मेरा गैस पावर साइकिल है उसमें क्या होगा, जो मेरी एयर है या फिर मेरी जो गैस है वो वर्किंग फ्लूइड की तरह काम करेगी। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ऑटो साइकिल या फिर डीजल साइकिल। तो जो ऑटो साइकिल या डीजल साइकिल है वो मेरी गैस पावर साइकिल का एग्जांपल हो गया। जो हमने ऊपर ऑटो साइकिल जो मैंने बताया था ना कि वो जो साइकिल है कार्नोट वाली, उसी को हम लोग ऑटो साइकिल बोलते हैं। जो कार्नोट इंजन जिस साइकिल पे काम करता है उसको हम ऑटो साइकिल बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल इसका एग्जाम्पल हो गया। और गैस पावर साइकिल एक ऐसा साइकिल जिसमें एयर या गैस एक वर्किंग फ्लूइड की तरह काम करे। ठीक,
लास्ट आता है सॉलिड स्टेट फिनोमेना, जो कि 2 नंबर में आ सकता है लेकिन बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। सॉलिड स्टेट फिनोमेना क्या होता है, इससे हम बेसिकली क्या फाइंड करते हैं, हम इससे फाइंड करते हैं जो मेरा स्ट्रक्चर है वो और जो मेरी प्रॉपर्टीज होती हैं, बेसिकली सॉलिड की प्रॉपर्टीज को और उसके स्ट्रक्चर को एग्जामिन करने के लिए हम सॉलिड स्टेट फिनोमेना को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से मेरी यूनिट 1 खत्म हो जाती है। मैंने मोस्ट ऑफ द टॉपिक सारे तो कवर कर ही दिए हैं और इतने में से ही आएगा, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कुछ आएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट।